गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी किस चीज़ को, मॉडर्न हिस्ट्री को। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से ब्रिटिशर्स आए, किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश प्रोविंसेस बनाए, कौन कौन से रेवेन्यू सेटलमेंट वो लोग कर लेके आए, कौन कौन से रेवेन्यू मेजर्स वो लेके आए। अब उसके बाद जो 1857 का रिवॉल्ट हम कर चुके हैं, उसके बाद एक नई चीज़ आती है, एक पीरियड ऑफ टाइम जब हमें क्या देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर थर्ड रेनाइसेंस या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए, नाम यहां पर सीधी सी बात हो रही है। पहला है सोशियो, विच इंडिकेट द सोसाइटी। रिलीजियस मतलब विच इंडिकेट द रिलीजन। तो देखो, सीधी सी मतलब है कि यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सोसाइटी और रिलीजन इन दोनों चीज को क्या करने वाले हैं, मिलाकर कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने वाले हैं। या तो हम समाज मतलब इस पूरे के पूरे चीज के अंदर, इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, धर्म से समाज को मतलब विद द हेल्प ऑफ द रिलीजन हम लोग क्या करने वाले हैं, सोसाइटी को रिव्यू करने वाले हैं, रिफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे ये हम बता देते हैं। पहले सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि भाई ये पूरा की पूरा सोशल रिलीजियस मूवमेंट है क्या, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या चीज़ें बात की गई, इंडियन सोसाइटी की हालत उस समय कैसी थी, कौन कौन सी इविल प्रैक्टिसेस हमें इंडियन सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रही थी। ये सब चीज़ें हम कहाँ देखने वाले हैं, इसके नेचर के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई रिफॉर्म हुआ तो रिफॉर्म किन किन चीज़ों के लिए किया, कौन कौन से ऐसे लोग थे, कौन कौन से ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या किया है, जो कि विसिल ब्लोअर बने, और विसिल ब्लोअर बनकर उन्होंने क्या किया है, इस पूरे के पूरे रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर क्या किया है, क्रूशियल रोल प्ले किया है। और उससे इन रिफॉर्मर्स की मदद से, इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के हेल्प से या इसके थ्रू हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, वो हमें क्या होती है नजर आती है, लिबरल होते हुए हमें नजर आती है। और जब सोसाइटी लिबरल होगी तो उसके अंदर जो इविल प्रैक्टिसेस थी, उसके अंदर जो बुराइयां थी, वो सब हमें खत्म होते हुए नजर आएंगी। चलिए बात करते हैं क्या है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और किस तरह से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है व्हाट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि सोशियो का मतलब सोशल स्टैंड फॉर द सोसाइटी एंड रिलीजियस मतलब धर्म। ठीक है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, धर्म को बेस बनाकर, ठीक है, धर्म को बेस बनाकर समाज में एग्जिस्टिंग बुराइयों को, समाज में एग्जिस्टिंग इविल प्रैक्टिसेस को क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की बात करेंगे, वो मूवमेंट क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर हम लोग देखें तो प्री इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है, मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा की पूरा मूवमेंट हमें 19th सेंचुरी के लगभग क्या होता है, आपका होता हुआ नजर आता है। इस 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जिनको हम इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द बंगाल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें राजा राम मोहन रॉय का नाम आएगा, स्वामी सहजानंद का नाम आएगा, दयानंद सरस्वती का नाम आएगा, जिसमें हम और अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स का नाम आएगा जो कि क्या करेंगे, जो कि समाज को क्या करेंगे, समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे अपने अटेम्प्ट के थ्रू, अपने आइडियोलॉजी के थ्रू, अपने व्यूज के थ्रू। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो मेन इंपैक्ट रहेगा वो किसका रहेगा, वेस्टर्न फिलॉसफी का रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहां देखने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो हमने देखा कि ये पूरा की पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्री इंडिपेंडेंस का कॉन्टेक्स्ट है, जो कि हमें कब देखने को मिला, जो कि हमें 19th सेंचुरी के अंदर देखने को मिला। अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो इस पीरियड के अंदर ट्रांजिशन एंड कॉन्टेस्टेशन हमें कहां देखने को मिलेगा, रिलीजियस और सोशल स्फीयर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, धर्म को या समाज को रिफॉर्म करने वाले हैं, उसका रिवाइवल करने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी जो इविल एंशिएंट कल्चर की वैल्यूज हैं, जो कि क्या है आपका क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव है, उनका हम क्या करने वाले हैं, रिजेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा कि ये सब हम क्या करने वाले हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे करने वाले हैं। क्या क्या रिफॉर्म करेंगे, समाज और धर्म को दोनों को रिवाइव करेंगे, जो खत्म हो चुका है उसे वापस से पुनर्जागृत करेंगे, विच मीन्स है ना, उसका मतलब दूसरा कुछ चीजों को रिजेक्ट करेंगे, जैसे कुछ एंशिएंट कल्चरल वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते सती कस्टम। सती कस्टम क्या है भाई, सीधी सी बात है, एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि भाई पति के मरने के बाद जबरदस्ती औरत को चिता पे बैठाकर फूंक दिया जाता है।
तो ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि समाज के लिए, एंशिएंट कल्चर के लिए तो एंशिएंट कल्चर के लिए तो वो ग्लोरीफाइड है, पर अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें, अगर हम मोरल ग्राउंड पे देखें, तो वो सब क्या है, आपका एक्सप्लॉयटेटिव है। तो उन चीजों को हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे जो क्या है हमारे समाज के आसपास बुनी हुई है, उनको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्या करेंगे, एलिमिनेट करने का काम करेंगे। और ये एलिमिनेट करेगा कौन, ये एलिमिनेट करने का काम करेंगे, इसके लिए जो की रोल प्ले करने वाले लोग हैं उनका नाम है इमिनेंट इंटेलेक्चुअल। इमिनेंट इंटेलेक्चुअल कौन है, जैसे मैंने आपको अभी एक बताया, रिफॉर्मर्स, है ना। ये रिफॉर्मर्स, इनको ही हम क्या बोलेंगे, इमिनेंट क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल बोलेंगे। जिनका सोचने का तरीका अलग है, जिनका देखने का तरीका अलग है, देखने का नजरिया अलग है, और उसी नजरिए से वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी का फ्यूजन होगा, और उसके थ्रू हम देखेंगे कि धर्म के अंदर चेंज आता हुआ नजर आएगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा। ये जो पूरा की पूरा मूवमेंट है, ठीक है, ये जो पूरा की पूरा मूवमेंट है, ये क्या करेगा, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट मतलब, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट साइंस का एक टर्म है जो कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, ठीक है, पर उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो ये जो मूवमेंट है ये क्या करेगा, एक्ट करेगा कैटलिस्ट की तरह, किसके अंदर, इमर्जेंस ऑफ द नेशनलिज्म, भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसको जगाने में, भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसकी उत्पत्ति करने में क्या करेगा, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, इंडिया को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात तो मैं समझ में आई। पर इसके अलावा भी ये डेफिनेशन जो है, ये तो एक मेंस का आंसर हो गया, ठीक है, जो आपसे 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जा सकता है। पर कायदे की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऐसा एकदम से क्या हुआ, ऐसे ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जिसके कारण हमें इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की जरूरत आन पड़ी। तो हम लोग देखते हैं कि क्या था समाज उस समय का, क्या था, क्या चीजें वहां हो रही थी, उन चीजों का हम क्या करते हैं, अभी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और जब हम उन चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, है ना, और ब्लैंक स्लाइड पे डिस्कस करना चालू करते हैं, ठीक है। अब ब्लैंक स्लाइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, हम बात कर रहे हैं किसकी, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की। अब देखिए क्या है कि हम लोग देखते हैं कि हमने हमारे पूरी इंडियन हिस्ट्री के अंदर 3 रिफॉर्म्स देखे। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के नाम से रिफॉर्म मूवमेंट देखा। अगर हम मेडिवल की बात करें, मेडिवल इंडिया की बात करें, तो मेडिवल इंडिया के अंदर हमने किसके थ्रू देखा, यहां पर भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के थ्रू रिफॉर्म देखा। अब इन दोनों चीजों को देखने की, समझने की जरूरत है, ये रिफॉर्म क्यों हुए, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी समाज के अंदर कि हमें एंशिएंट टाइम में जैनिज्म और बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी लानी पड़ी, और जबकि अगर हम बात करें मेडिवल इंडिया के अंदर तो हमें भक्ति और सूफी मूवमेंट करना पड़ा। तो देखो क्या है कि, देखो साहब क्या है, टाइम के साथ साथ जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो लोग जो धर्म को चलाते आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, धर्म को एक्सप्लॉयटेटिव बना देते हैं। विच मीन्स कि वो अपना फायदा देखने के लिए कुछ ऐसी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, आपका रिलीजन के अंदर और सोसाइटी के अंदर इंडल्ज कर देते हैं, जिसके कारण हमारी सोसाइटी क्या हो जाती है, आपका उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है, उसका जो ओरिजिनल बेस है, वो कोलैप्स हो जाता है। तो यही क्या हुआ था, यही हुआ था आपका एंशिएंट इंडिया में, जहां हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, वैदिक सोसाइटी को रिव्यू करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें मेडिवल इंडिया में, तो भक्ति और सूफी मूवमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, भक्ति मूवमेंट के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, भक्ति मूवमेंट के थ्रू हम हिंदुज्म को क्या करने वाले हैं, रिफॉर्म करने वाले हैं। और सूफी मूवमेंट के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इस्लाम को लिबरलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम करते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, एक टाइम पीरियड याद रखिए, जब भक्ति और सूफी मूवमेंट हुआ तो ये अराउंड 15 to 16 सेंचुरी की बात है, 15 से 16वीं सेंचुरी की बात है। और इसी 15वीं से 16वीं सेंचुरी के लगभग हम क्या करते हैं, धर्म को लिबरलाइज तो करते हैं, धर्म में हम एक नया प्रैक्टिस तो देते हैं, पर कहीं ना कहीं हम समाज को इतना सुधार नहीं पाते हैं। और हम आते हैं कहाँ, अब 18th से 19th सेंचुरी के अंदर। अब हम कहां पे आ गए, 19th सेंचुरी के अंदर। तो ये 300-400 साल जो थे आपके 15-16 सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक के, इसके अंदर भी बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होगी, आपके इंडल्ज होने वाली है सोसाइटी के अंदर। बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस धर्म के नाम पे क्या करने वाली है, कॉमन मैन को एक्सप्लॉइट करने वाली है। और ये जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक्सप्लॉइट करने वाली हैं, इन प्रैक्टिसेस के अंदर ना तो ह्यूमैनिटी है,
ठीक है, ना तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सही है, ना ये इसके अंदर मॉरलिटी है, ठीक है, ना तो ये मॉरल वैल्यूज में सही है। जब इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर, ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी, ये सब चीजें इन सारी प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी को क्या बना रही है, रिजिड बना रही है और एक्सप्लॉयटेटिव बना रही है। अब इन चीजों से ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करते हैं। और ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपको कहां देखने को मिलता है, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपको कहां देखने को मिलता है, 19th सेंचुरी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ क्यों। तो देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा रिफॉर्म मूवमेंट हमें खड़ा होता नजर आया। तो चलते हैं वापस से किसके ऊपर, 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर। बात आती है 1857 की। रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है और हमें पता है इस 1857 के रिवॉल्ट में हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम्स, ये दोनों ही, ठीक है, ये दोनों की दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या करके मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब एक्ट आता है आपका 1958 का, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आता है कि अगर इंडियन सोसाइटी के अंदर, अगर भारतीय व्यवस्था के अंदर हिंदू और मुस्लिम क्या रहे, ये दोनों एक रहे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, और ज्यादा रायतें फैलेंगे और उसका आउटकम क्या होगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आउटकम क्या होगा, हमें ऐसे और सारे क्या होंगे, ऐसे और सारे रिवॉल्ट फेस करने को मिलेंगे। तो भाई ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि अब वो क्या करने वाले हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्या करने वाले हैं, आपका एक्सेप्ट करने वाले हैं। और हम देखते हैं हमारे इस हिस्ट्री के अंदर देखेंगे कि डिवाइड एंड रूल का एक्चुअल सीट तो ब्रिटिशर्स ने 1905 के, ठीक है, 1905 के क्या किया है आपका, तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या लेके आते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेके आते हैं। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पहला जो एक्चुअल सीट तो हमें 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के थ्रू देखने को मिलेगा, जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, कॉन्क्रीटली हिंदू और मुस्लिम के बीच में गल्फ क्रिएट करेंगे। पर इनडायरेक्ट विजन जो था, जो ब्रिटिशर्स इनडायरेक्ट काम करते हैं, वो इनडायरेक्ट काम 1905 में नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट काम वो कब से चालू कर देते हैं, आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ही चालू कर देते हैं। उन्हें समझ में आया कि दो सोसाइटी, दो सेक्शन हैं, दो धर्म हैं, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम। इन दोनों ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 की नजर से देखा। तो उन्होंने पाया कि जो मुस्लिम्स है उनका पार्टिसिपेशन जो है, उनका पार्टिसिपेशन क्या है, आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहुत ज्यादा है। और इन लोगों ने ही क्या किया है, मेनली जो डिस्ट्रक्शन है, इन लोगों ने ही क्या किया है, मेनली इस रिवॉल्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। जबकि उन्होंने हिंदू सोसाइटी को देखा तो हिंदू सोसाइटी जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, पर उनके ज्यादा मेजर लीडर्स हमें यहां देखने को नहीं मिले। तो ये ट्राई करते हैं कि भाई क्या करा जाए। तो पहली चीज तो ये समझ में आई इन्हें कि इस पूरे रिवॉल्ट में मुस्लिम्स ने क्या किया है, क्रूशल रोल प्ले किया है। फिर वो थोड़ा और आगे चलते हैं, वो बोलते हैं एक काम करते हैं, एक सबसे अच्छा काम हो सकता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंपार्ट करने का, जो कि बाद में जाके काम में आएगी। वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि इन दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी में से एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें और उसको हम क्या करें, पैटर्नाइज करना चालू करें। तो जब उन्होंने हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी को क्या किया, एनालाइज करना चालू किया, तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम सोसाइटी क्या है, काफी हद तक क्या है, रिजिड है, ठीक है। और दूसरी बात, मुस्लिम सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक है, जो ठेकेदार हैं, वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसका एक रीजन भी है, ये लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका एक मेन रीजन ये है कि भाई सीधी सी बात है, हम लोग देखते हैं कि राजपूत पीरियड के बाद जो हिंदू रूलर्स हैं वो तो एकदम से खत्म हो जाते हैं, छोटे मोटे एरियाज के अंदर ही हिंदू ने रूल किया, ठीक है। पर जो मुस्लिम्स हैं वो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। इसीलिए उनके अंदर क्या था, एक ईगो था, एक ऑरा था, जिसके कारण वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने में क्या कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे। ब्रिटिश सिस्टम के साथ क्या है, इंडल्ज होने में वो क्या कर रहे थे, आपका थोड़ा सा घबरा रहे थे। तो उन्होंने बोला देखो यार, इस्लामिक सोसाइटी रिजिड है, वहां के जो लोग हैं, जमींदार हैं, वहां के जो रूलर्स हैं, वो यहाँ पे रिफॉर्म करने नहीं देंगे, वो हमारे थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर एक साइड कौन है, वहीं एक साइड उन्होंने देखा कि एक साइड कौन है, हिंदूज हैं, जो वैकेंट बैठे हैं, जो क्या है, वैकेंट बैठे हैं, वो के खाली बैठे हैं, जिनको कुछ भी आप दोगे, कुछ भी सिखाओगे तो वो उस चीज को सीखने के लिए क्या है, एग्रीड है। तो यहां पर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स किसको पैटर्नाइज करना चालू करते हैं, ब्रिटिशर्स हिंदूज को पैटर्नाइज करना चालू करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद।
हिंदूज को पैटर्नाइजेशन मिलता है, और मेनली जो पैटर्नाइजेशन के फॉर्म में मिला हिंदू सोसाइटी को, वो मिली क्या? वेस्टर्न एजुकेशन। वो क्या मिली? वेस्टर्न एजुकेशन, विच मीन्स कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने हिंदू सोसाइटी के लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना चालू किया। अब क्या हुआ कि जब वेस्टर्न एजुकेशन हिंदू सोसाइटी के लड़कों को, इंडियन हिंदू यूथ को मिलना चालू हुई, तो यहां पर क्या हुआ? एक इंटेलेक्चुअल क्लास, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल क्लास क्या हो गया? डेवलप हो गया। एक पढ़ा लिखा क्लास डेवलप हो गया, जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी को अच्छे समझने लग गया, ठीक है, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू वेस्टर्न फिलॉसफीज को, वेस्टर्न डेवलपमेंट को, वेस्टर्न साइंटिफिक टेम्पर को, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन को, इन सबको क्या करने लगा? वो अच्छे समझने लगा। और जब उसे ये चीज समझ में आई कि भाई वेस्टर्न सोसाइटी जो है, वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू उसे पता लगा कि वेस्टर्न जो सोसाइटी है इट इज मोर लिबरलाइज्ड, यहां पर वुमेन्स को क्या किए गए हैं? यहां पर वुमेन्स को बहुत सारे राइट किए गए हैं। ये पूरी की पूरी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, ये ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी, इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर, इन सब के ऊपर क्या है? बेस्ड है। यहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है। जब यहां पर किसी भी चीज की बात होती है तो यहां पर एक्सप्लेनेशन और फैक्ट और एविडेंस के साथ बात होती है, ठीक है। तो जब इन्हें समझ में आया तो इन्होंने एनालाइज किया, इन इंटेलेक्चुअल क्लास ने, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन से क्रिएट हुई इंटेलेक्चुअल क्लास थी, इन्हें समझ में आया कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के अंदर, जिनका कि कोई रिलेवेंस है ही नहीं, जिनके ऊपर कोई भी फैक्ट, जिनके ऊपर कोई भी एविडेंस, मतलब कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट काम नहीं करता है। तो इन लोगों ने क्या किया? उन सब कुरीतियों को, उन सब ऑर्थोडॉक्स और इविल प्रैक्टिसेस को क्या किया? टारगेट करना चालू किया। और इसे टारगेट करते करते यही इंटेलेक्चुअल क्लास क्या करेगा? आपका इंडिया के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो ये बात हमें समझ में आई कि कैसे स्टार्ट हुआ। वेस्टर्न एजुकेशन से पूरी कहानी स्टार्ट होती है, और वेस्टर्न एजुकेशन हिंदूज को मिलती है, और हिंदूज के अंदर इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलप होता है। और जब इंटेलेक्चुअल क्लास क्या करता है? आपका किससे जुड़ता है? आपका वेस्टर्न फिलॉसफी से जुड़ता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट से जुड़ता है, तो वो क्या करता है? इंडियन सोसाइटी कुरीतियों को टारगेट करते हुए उसे रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है, हमने देखा ये जो रिफॉर्मर्स थे, है ना, ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, इन्हीं के लोगों को हम रिफॉर्मर बोलेंगे। ये जो रिफॉर्मर थे, इन्हें ये समझ में आया कि देखो वेस्ट अलग है। क्या है? वेस्ट अलग है, वेस्ट का कल्चर अलग है, वेस्ट की वैल्यूज अलग है, वेस्ट की फिलॉसफीज अलग है, वो सब अलग है। अगर मैं वेस्ट की पूरी चीजों को कहां इंपार्ट कर दूंगा? ईस्ट के अंदर इंपार्ट कर दूंगा, जिसका कल्चर, रिलीजन, प्रैक्टिसेस, फिलॉसफी सब कुछ अलग है, तो क्या रिफॉर्म हो पाएगा? नहीं। तो क्या होगा? चेंज आएगा। और क्या ईस्ट के लोग इस वेस्ट की आइडियोलॉजी को या वेस्ट के चेंज को एक्सेप्ट करेंगे? कतई नहीं। तो इन्होंने बोला कि क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि देखिए, सीधी सी बात है, जो अच्छी चीजें हैं वो वेस्ट से ली जाए, और जो अच्छी चीजें हैं जो ईस्ट की फिलॉसफी में, वो वहां से ली जाए। तो इन्होंने क्या करना चालू किया? इन रिफॉर्मर्स ने, इस इंटेलेक्चुअल ने क्या करना चालू किया कि वेस्टर्न फिलॉसफी, इस रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर क्या करना चालू किया? वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, या फिर मैं लिखूं एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, इसको क्या किया? इन दोनों का फ्यूजन करना चालू किया, इन दोनों को मिलाया। और इन दोनों को मिला के इन्होंने क्या किया? एक ऐसा आइडियोलॉजी लेके आए जो कि ना तो एक्सप्लॉइटेटिव था, ठीक है, जो ना तो उसके अंदर मॉरलिटी की कमी थी, ना उसके अंदर ह्यूमैनिटी की कमी थी, ना उसके अंदर इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर की कमी थी, साथ साथ में उसके अंदर वेस्टर्न एजुकेशन के इन्फ्लुएंस से इक्वलिटी, ये सब तो था ही सही, साथ साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी था। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चाहे हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, चाहे हम बात करें दयानंद सरस्वती की, इन्होंने इंडियन फिलॉसफी में किसको प्रेफर किया है? इन्होंने उपनिषद प्लस वेदास, इनको प्रेफर किया, और इनकी फिलॉसफीज को किसके साथ इंडल्ज करना चालू किया? वेस्टर्न फिलॉसफीज के साथ इंडल्ज करना चालू किया। जब ईस्ट और वेस्ट का फ्यूजन हुआ तो हमने क्या कर दिया? हमारी जो वैल्यूज थी, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज थी, उनको भी क्या कर लिया? आपने सहेज लिया। पर इन कल्चरल वैल्यूज के साथ साथ हम लोगों ने क्या करना चालू किया? वेस्टर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, जो कि किसकी बात करता है? जो कि फैक्ट पे बात करता है, ठीक है, जो कि एविडेंस के ऊपर बात करता है, जो कि रीजंस पे बात करता है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कारण क्या है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सती प्रथा। सती प्रथा
के थ्रू हम बोलते हैं कि भाई जो औरत, जो लड़की सती होगी वो भगवान का रूप हो जाएगी, पर क्या इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है? आपके पास नहीं है। क्या अर्ली वैदिक सोसाइटी के अंदर, क्या वेदों के अंदर सती प्रथा का बखान है? नहीं है भाई। सती कस्टम का पहला एविडेंस हमें मिलता है 510 एडी के अंदर, एरन इंस्क्रिप्शन सागर से, जो कि गुप्ता पीरियड के अंदर बनाया गया। तो भाई जो हमारा कोर वैल्यू है, हमारा धर्म कहां से चालू हो रहा है, हमारा हिंदुइज्म जो सनातन धर्म है उसका रूट क्या है? वेद है। तो क्यों ना हम वेद को फॉलो करें, ना कि हम आने वाले करप्टेड हिंदू रिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करें। तो इसीलिए इन पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे के पूरे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी के फ्यूजन के साथ ये लोग क्या करेंगे? सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई सोसाइटी को तो आप क्या कर रहे हैं? रिफॉर्म कर रहे हैं, और सोसाइटी में अलग अलग चीजों को आप क्या कर रहे हैं? रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसी क्या दिक्कत है आपके यहां पर, ऐसी क्या दिक्कतें हैं आपके सोसाइटी के अंदर जिनको रिफॉर्म करने की जरूरत है? तो हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग हाइट्स के अंदर, अलग अलग पॉइंट के अंदर, कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारी सोसाइटी कहां पर वेस्टर्न फिलोसफीज में क्या कर रही है? लैग बैक है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं आपका क्या? एजुकेशन। कि हमारे यहाँ की एजुकेशन कैसी थी, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था। देखिए सीधी सी बात है, हम हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, और मॉडर्न इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें करते हैं, जो डिस्कवरीज की बातें करते हैं, जो इनोवेशंस की बातें करते हैं। पर आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है? हमारा जो आज भी एजुकेशन सिस्टम है वो आपका उसी पुरानी परंपरा, वेद ऋचाओं की परंपरा के ऊपर बेस्ड है, जिसका अभी कोई औचित्य हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ही आउटडेटेड हो चुका है, तो हम किस तरह से एक अच्छा इंटेलिजेंस, एक अच्छा वेल्दी ब्रेन क्रिएट कर पाएंगे? तो इन्होंने देखा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है? आउटडेटेड है, ठीक है, वो क्या है? आउटडेटेड है। तो इस आउटडेटेड सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन का फ्यूजन करके उन फिलोसफीज को पढ़ाना चालू किया, जिससे लोगों को सब कुछ मिलेगा, टेम्परामेंट भी मिलेगा और कल्चरल वैल्यूज भी देखने को मिलेगी। तो वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे आई। दूसरी बात, अभी तक ब्रिटिशर्स इंग्लिश जो है उसमें काम करते थे, और हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी, पर हमारे यहाँ एजुकेशन की लैंग्वेज क्या थी? अगर हिंदूज की बात करें, ठीक है, हिंदूज की बात करें तो हिंदूज के अंदर हमारे यहाँ जो लैंग्वेज यूज होती थी, या तो वो संस्कृत यूज होती थी मेनली। तो संस्कृत में पढ़ने से क्या हम अंग्रेजी वाले लोगों को डील कर पाएंगे? नहीं। आज की डिमांड अंग्रेजी है, तो हमें अपनी संस्कृत को छोड़ के कहाँ जाना पड़ेगा? इंग्लिश पे जाना पड़ेगा। पर वहीं अगर हम बात करें इस्लामिक पीपल की, इस्लामिक पीपल किस लैंग्वेज में अपनी प्रीचिंग्स को दे रहे हैं? वो भी कुरान पढ़ा रहे हैं, वो भी अपने धर्म ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने की लैंग्वेज कौन सी है? पढ़ाने की लैंग्वेज क्या है? पर्शियन, जो कि कोर्ट लैंग्वेज अकबर के टाइम से चल रही है। तो इस चीज से हमें समझ में आया कि हमारा आउटडेटेड सिस्टम है। इसके बाद अगर और देखें तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं भाई, वैदिक नॉलेज, नो डाउट हमारी फिलोसफी है, वैदिक फिलोसफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम लोग लॉ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लॉ पढ़ा रहे हैं। तो भाई हम मॉडर्न लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं। लॉ के नाम पे अगर मैं आपको मनुस्मृति पढ़ाऊं, जो कि सोसाइटी के अंदर बाइफर्केशन की बात करता है, जो बोलता है कि शूद्र क्या है, मनुस्मृति इज द हार्शेस्ट स्मृति फॉर द शूद्रास। अगर ये स्मृति अगर मैं 19th सेंचुरी के में अपने यूथ को पढ़ाऊंगा, तो मेरी सोसाइटी के अंदर बाइफर्केशन और ज्यादा बढ़ेगा, ना कि इक्वलिटी आएगी। तो इस तरह का डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इनको मिला, और इस एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? काम करना चालू किया। अब दूसरा जो हेड है जो हमें देखने को मिला, वो है आपका कंडीशन ऑफ वुमन। वुमन की कंडीशन क्या है? तो अगर हम लोग देखें तो वुमन की कंडीशन, वुमन के साथ यहां पर बहुत कुछ हो रहा है। वुमन के साथ सबसे पहले जो इवल आप सबको पता है, जिसके लिए सबसे पहला लॉ लेके आते हैं 1829 के अंदर। 1829 के अंदर राजा राम मोहन रॉय क्या लेके आते हैं? एक लॉ लेके आते हैं, जिसको हम अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे यहाँ क्या थी कि हमारे सती कस्टम चल रहा था। जिस सती कस्टम के अंदर हम लोग देखते थे कि हमारे यहाँ अगर किसी लड़की का पति मर जाता है तो उसको हम जिंदा ही क्या करते हैं? आपका जिंदा ही हम उसको चिता के ऊपर बिठा देते हैं। और ये जो कल्चर था, ये सती कस्टम था, ये पूरे इंडिया के अंदर प्रिवील नहीं था। इंडिया के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट कास्ट के अंदर था। तो अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, है ना, तो बंगाल के अंदर जो बंगाली ब्राह्मण्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सती प्रथा को क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें आपका राजस्थान के, तो राजस्थान के अंदर जो राजपूत कम्युनिटी है वो क्या कर रही है? सती प्रथा कर रही है।
पर ये भले दो कम्युनिटी सती कस्टम को प्रैक्टिस कर रही है, पर ये एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट को प्रैक्टिस कर रही है, पर ये एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट तो है। क्या इसके अंदर ह्यूमैनिटी की बात हुई? नहीं हुई। तो ये हमने हमारे साथ वुमेन्स के साथ दिक्कत थी। दूसरा हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ विडो मैरिज नहीं हुआ करती थी। जिन सोसाइटी के अंदर सती कस्टम नहीं है उनके अंदर विडोहुड को आपने क्या मान रखा था? स्टेटस ऑफ इम्प्योरिटी मान रखा था कि अगर कोई औरत का पति मर गया तो वो जिंदगी भर क्या होती है? इम्प्योर हो गई। जिसका एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल आप आज भी देखते हो। कैसे देखते हो? आज हमारे यहाँ शादियां होती हैं, मैरिजेस होती हैं, मैरिजेस के रिचुअल्स जो होती हैं, उसकी जो रीति रिवाज होती हैं, उसके अंदर क्या विडोज को पार्टिसिपेट करने दिया जाता है? नहीं, क्योंकि वो हमने मेंटलिटी बना रखी है, हमने वो सेट कर रखा है कि अगर इसका पति मरा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये औरत है। तो ये इम्प्योर, ये क्या है? इम्प्योरिटी का क्या है? सिम्टम है। तो ये हमारे यहाँ वुमन को फेस करना मिल रहा है। साथ साथ में हमारे यहाँ तीसरी चीज हमें देखने को मिल रही है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, गर्ल इन्फेंटिसाइड जिसे हम बोलते हैं। मतलब यार सीधी सी बात है, हमारे यहाँ क्या है? डाउरी सिस्टम है ना, दहेज प्रथा है। और दहेज प्रथा को अगर आपको ढंग से देखना है तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर या फिर रीवा, सतना जाइए, आपको रेट पता लगेगा सरकारी अधिकारी का। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ डाउरी सिस्टम है, तो डाउरी जो सिस्टम है, आपको जब लड़की की शादी में मोटा दहेज देना पड़ेगा तो बेटर क्या है? लड़की पैदा ही मत करो। इसीलिए हमारे यहाँ क्या हो रहा था? कन्या भ्रूण हत्या होती थी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ दिक्कत थी। तीसरी, अगर चौथी बात करें तो वुमेन्स को हमने क्या कोई भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दे रखी थी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब उसे हमने कोई काम काज करने की आज़ादी नहीं दे रखी थी जिससे उसको क्या मिले? पैसा मिले, और पैसा मिलेगी तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ये नहीं दे रखा। साथ साथ में जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम उसको क्या कह रहे हैं? कोई भी हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की नंबर ऑफ चीजें किनके साथ देखने को मिल रही है? वुमेन्स के साथ देखने को मिल रही है। तो इन सब चीजों को, इन सब एट्रोसिटीज को एलिमिनेट करने के लिए ये रिफॉर्मर क्या करेंगे? आपका काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी अब तक हमने क्या करे? अभी तक हमने दो हेड पढ़े। पहला हेड क्या था? पहला हेड हमने देखा कि हमने स्टेटस ऑफ एजुकेशन देखा। दूसरा हेड हमने देखा कि स्टेटस ऑफ वुमन क्या है। तीसरी एक और सबसे बड़ी, सबसे घनघोर बीमारी हमारे साथ थी, जो आज भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? कास्ट सिस्टम। हमारे यहाँ जो कास्टिज्म है वो क्या है? हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, वो किस तरह का है? आज हम खुद देखते हैं कि एक कम्युनिटी के जो लोग मिल जाते हैं तो वो लोग सब भूल के अपनी बातों में मग्न हो जाते हैं। आज अगर हम शादी की बात करते हैं, लव मैरिज की बात करते हैं, तो लड़कों के केस में तो आजकल थोड़ा मॉडर्न सोसाइटी के अंदर माँ बाप मान भी जाते हैं। पर अगर बात होती है लड़की की शादी की, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये कैसे होगा? शादी, और सबसे पहली बात तो लड़का तुम लेके आ गई, ये एक्सेप्टेबल नहीं। और लड़का भी क्या है? दूसरी कास्ट का है, ये तो टैबू हो गया। अरे राजस्थान, हरियाणा में जाके देखिए, प्यार के नाम पे ऑनर किलिंग हो रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें यहां पर तो और रिजिड थी, अभी तो फिर भी हम लिबरलाइज हो गए। तो जब हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ भाई कास्ट सिस्टम क्या तो था ही सही, पर हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम के अलावा उस समय वर्ण व्यवस्था भी प्रिवील थी, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। और ये तीनों के तीनों कम्युनिटी मिलकर किसका एक्सप्लॉइटेशन कर रही है? शूद्रों का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी भी थी। हमारे यहाँ छुआछूत का व्यवहार भी चल रहा था। हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या बोलते थे कि ये उच्च जाति की है, तो ये क्या है? प्योर और पायस है। और अगर कोई निम्न जाति का इंसान है जो निम्न काम कर रहा है तो उसको हम अनटचेबल मानते थे। ये हमारी दिक्कत थी। साथ साथ में हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम तो था ही सही, और इस कास्ट सिस्टम के अंदर भी हम लोग क्या लेके आ गए? सब कास्ट लेके आ गए। क्या लेके आ गए? सब कास्ट लेके आ गए। भाई राजपूत है तो राजपूत में न्यूमरस ऑफ राजपूत। ठीक है, अब न्यूमरस ऑफ राजपूत में भी भाई कैटेगरी, ये नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, तो ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बाइफरकेटेड है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कास्ट के बेसिस पे भी हमारी जो सोसाइटी है उसका कोई अच्छा हाल हमें देखने को नहीं मिल रहा था। उसके बेसिस पे हमारी सोसाइटी क्या थी? डामाडोल होते हुए नजर आ रही थी। तो इस तरह से हमें पता लगा कि इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जिनमें प्रोमिनेंट नाम की बात करें, सबसे पहला नाम तो हमारा राजा राममोहन रॉय साहब का आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी सहाजानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। ये सब लोग क्या करेंगे? ये वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी को फ्यूज करके, उनका फ्यूजन करके, उनको मिलाकर एक सेंस ऑफ इक्वलिटी क्या करेंगे? डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और उस सेंस ऑफ इक्वलिटी से ये लोग क्या करेंगे? ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस जो कि धर्म के अंदर चल रही है, जो कि समाज के अंदर हमें विद्यमान होते हुए नजर आ रही है, उसको एलिमिनेट करते हुए एक नया ग्लोरीफाइड इंडिया क्रिएट करने की बात करेंगे।
आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम इन रिफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन थे राम मोहन रॉय, कौन थे दयानंद सरस्वती और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।